स्वागत है आपका पट्टी पथट पठंती यूपीएससी में, जहां हम सब मिलकर सीखते हैं। नमस्कार। आज हम समय में थोड़ा पीछे चलेंगे। 18वीं सदी का भारत और खास तौर पर वो समय जब ब्रिटिश ताकत यहां अपने पैर जमाने की सोच रही थी। हम स्पेक्ट्रम की आधुनिक भारतीय इतिहास पुस्तक के अध्याय 4 को आधार बनाकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रिटिश विजय से ठीक पहले भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हालत वो असल में कैसी थी। बिल्कुल, और ये यूपीएससी की तैयारी के लिहाज से भी बहुत जरूरी विषय है। हाँ, तो मुख्य रूप से हम देखेंगे कि कैसे वो इतना शक्तिशाली मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ता गया और कैसे नई क्षेत्रीय शक्तियां उभरी, और उस वक्त का समाज, अर्थव्यवस्था, उसकी क्या तस्वीर थी। तो चलिए इस अहम दौर की गहराइयों में उतरते हैं। चलिए, तो शुरुआत मुगल साम्राज्य से ही करते हैं। 18वीं सदी के शुरू में ये साम्राज्य, जो कभी पूरे उपमहाद्वीप पर जिसका दबदबा था, वो तेजी से बिखर रहा था। हाँ, बिखराव तो साफ दिख रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? क्या वजह थी? इसकी जड़ें कहाँ थीं? देखिए, जड़ें तो काफी पहले से थीं। काफी हद तक औरंगजेब के शासनकाल में ही इसके बीज पड़ गए थे। अच्छा, कैसे? वो ऐसे कि औरंगजेब बेशक एक ताकतवर शासक थे, लेकिन उनकी कुछ नीतियां, जैसे उन्होंने जजिया कर फिर से लगा दिया। हाँ, वो गैर मुसलमानों पर लगने वाला टैक्स। जी, और फिर दक्षिण में वो सालों साल युद्ध लड़ते रहे। ये बहुत महंगा पड़ा साम्राज्य को, इसने अंदर से उसे खोखला कर दिया। सही कहा। और युद्धों का एक और नतीजा हुआ, राजपूत, जो कभी मुगलों के बड़े मजबूत स्तंभ माने जाते थे, बिल्कुल भरोसेमंद साथी, हाँ, वो भी धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि दुश्मन जैसे बन गए। ये भी एक बड़ा झटका था। बहुत बड़ा झटका। और फिर 1707 में जब औरंगजेब की मौत हुई, उसके बाद तो हालात और तेजी से बिगड़े। हाँ, उसके बाद तो जैसे कोई संभालने वाला ही नहीं रहा। बिल्कुल, एक के बाद एक कमजोर शासक गद्दी पर बैठे। अयोग्य भी थे कई। ना साम्राज्य संभला, न दरबार की गुटबाजी रुकी। और नतीजा ये कि साम्राज्य की पकड़ बस ढीली पड़ती चली गई। और जब घर कमजोर होता है तो बाहर वाले नजर रखते हैं। सही बात। इसी कमजोरी का फायदा उठाया बाहरी हमलावरों ने। 1739 नादिर शाह। ओहो, नादिर शाह का दिल्ली पर हमला, वो तो भयानक था। बहुत भयानक। उसने दिल्ली को लूटा और उसके बाद अहमद शाह अब्दाली, उसने तो कई बार हमले किए। हाँ, अब्दाली। और पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761। बिल्कुल, 1761 पानीपत की तीसरी लड़ाई, इसमें मराठों की हार हुई। इसने न सिर्फ मराठों को कमजोर किया, बल्कि मुगल साम्राज्य के पतन को और तेज कर दिया। ये तारीखें याद रखनी जरूरी हैं। 1707 औरंगजेब की मौत, 1739 नादिर शाह का हमला, 1761 पानीपत की तीसरी लड़ाई, प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण। तो ये बाहरी हमले हो गए, लेकिन घर के अंदर भी तो आग लगी हुई थी ना। हाँ, अंदरूनी समस्याएं शायद ज्यादा बड़ी थीं। दरबार, वो अमीरों के गुटों में बटा हुआ था। हर गुट अपनी ताकत बढ़ाने में लगा था। और एक और बड़ी समस्या जिसका जिक्र आता है, जागीरदारी संकट। ये क्या था असल में? हाँ, जागीरदारी संकट, ये बहुत अहम है। देखिए, मुगल सिस्टम में ऐसा था कि अधिकारियों को, मनसबदारों को, उनकी सैलरी के बदले जमीन दी जाती थी, जागीर। अच्छा। वो उस जागीर से रेवेन्यू वसूलते थे। अब हुआ ये कि 18वीं सदी आते आते अच्छी जागीरें कम पड़ गईं। जमीन उतनी थी, लेकिन लेने वाले बढ़ गए। बिल्कुल, मनसबदारों की संख्या बढ़ गई थी। तो अब या तो जागीर मिलती नहीं थी, या मिलती थी तो बहुत खराब, जहां से ज्यादा आमदनी ना हो। तो इसका असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि मनसबदारों में, अधिकारियों में असंतोष फैल गया। और जब अधिकारी ही नाखुश हों तो पूरा प्रशासन गड़बड़ा जाता है। सेना का रखरखाव भी ठीक से नहीं हो पाता। और इसी बीच जो जमींदार थे, स्थानीय स्तर पर जो ताकतवर लोग थे, उन्होंने भी देखा कि दिल्ली कमजोर हो रही है, तो वो भी ज्यादा स्वतंत्र होने लगे, अपनी मनमानी करने लगे। तो ये जागीरदारी संकट और कानून व्यवस्था का बिगड़ना, इसने फिर नई ताकतों को मौका दिया। बिल्कुल, इसने क्षेत्रीय शक्तियों के उभरने का रास्ता साफ कर दिया। ये टर्म जागीरदारी संकट यूपीएससी मेंस के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि कैसे एक प्रशासनिक और आर्थिक समस्या पूरे साम्राज्य के पतन का बड़ा कारण बन सकती है। तो अगर हम संक्षिप्त में देखें, मुगल पतन के पीछे कई कारण थे। कमजोर उत्तराधिकारी तो थे ही। हाँ, औरंगजेब की नीतियां जिनका असर लंबे समय तक रहा, बाहरी हमले, नादिर शाह, अब्दाली, दरबार की अंदरूनी लड़ाइयां, गुटबाजी, और ये प्रशासनिक संकट, खासकर जागीरदारी वाला, जी, ये सब मिलकर उस पतन की पूरी कहानी बनाते हैं। और जैसा आपने कहा, इसी दहते साम्राज्य के मलबे पर हाँ, नई इमारतें खड़ी हो रही थीं, क्षेत्रीय राज्यों का उदय हो रहा था। बिल्कुल।
जैसे ही दिल्ली की पकड़ कमजोर हुई, अलग अलग सूबों के गवर्नर, स्थानीय सरदार, वो सब अपनी ताकत बढ़ाने लगे। हाँ, और इन राज्यों को हम समझने के लिए 3 तरह से देख सकते हैं। कैसे? पहली श्रेणी थी उत्तराधिकारी राज्यों की, सक्सेसर स्टेट्स। अच्छा, उत्तराधिकारी राज्य मतलब ये वो राज्य थे जो पहले मुगल सूबे थे। इनके शासक मुगल बादशाह के गवर्नर हुआ करते थे, लेकिन अब ये लगभग आजाद हो गए थे। लेकिन नाम के लिए मुगल बादशाह को मानते थे। हाँ, नाम के लिए वो अभी भी मुगल बादशाह को अपना मुखिया मानते थे, पर असल में अपने फैसले खुद लेते थे। उदाहरण के तौर पर? सबसे बड़े उदाहरण है हैदराबाद, बंगाल और अवध। हाँ, इनके नाम तो बहुत सुने। हैदराबाद, जिसकी नींव 1724 में निजामुल मुल्क ने रखी, उनका असली नाम चिनकिलिच खान था। निजामुल मुल्क, ठीक है। बंगाल में मुर्शिद कुली खान, उन्होंने करीब 1717 के आसपास बंगाल को लगभग स्वतंत्र बना लिया था। मुर्शिद कुली खान, बंगाल। और अवध में सादत खान, जिन्हें बुरहानुल मुल्क भी कहते हैं, 1722 में उन्होंने अवध को एक शक्तिशाली राज्य बनाया। ये नाम निजामुल मुल्क, मुर्शिद कुली खान, सादत खान और ये साल 1724, 1717, 1722 ये प्रीलिम्स के लिए नोट करने वाले हैं। जरूर। तो ये हो गए उत्तराधिकारी राज्य। अब दूसरी श्रेणी, या इन्होंने अपनी आज़ादी काफी हद तक बनाए रखी थी। इसमें कौन कौन आते थे? इसमें मैसूर बहुत महत्वपूर्ण है। हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर दक्षिण भारत की एक बड़ी ताकत बन गया। हैदर अली, हाँ। और हैदर अली ने अपनी सेना को यूरोपियन तरीके से ट्रेन करने की कोशिश की, फ्रांसीसियों की मदद ली, डिंडीगुल में एक मॉडर्न हथियार कारखाना भी लगाया। ये दिलचस्प है, फ्रांसीसियों की मदद। और केरल में क्या था? केरल में त्रावणकोर राज्य उभर रहा था। वहां के राजा थे मार्तंड वर्मा, बहुत योग्य शासक थे। मार्तंड वर्मा। उन्होंने अपने राज्य को कन्याकुमारी से कोचीन तक फैलाया, एक मजबूत सेना बनाई और उन्होंने भी पश्चिमी मॉडल अपनाने की कोशिश की थी। अच्छा। और राजपूत शासक भी अपनी स्वतंत्रता फिर से स्थापित करने में लगे थे। इनमें आमेर के राजा सवाई जयसिंह का नाम खास तौर पर लिया जाता है। सवाई जयसिंह, हाँ, जयपुर वाले राजा, बिल्कुल। उन्होंने जयपुर शहर बसाया, जो आज गुलाबी शहर कहलाता है। और वो सिर्फ राजा ही नहीं, एक महान विद्वान और खगोल शास्त्री भी थे। हाँ, उनकी वेधशालाएं। जी हाँ, उन्होंने 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज बनवाईं, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस में। ये 5 नाम याद रखने चाहिए। जरूर। तो उत्तराधिकारी राज्य हो गए, स्वतंत्र राज्य हो गए। अब तीसरी श्रेणी कौन सी थी? तीसरी श्रेणी थी नए राज्यों की, न्यू स्टेट। ये वो राज्य थे जिन्होंने सीधे सीधे मुगल सत्ता को चुनौती दी और अपनी जगह बनाई। जैसे मराठे, हालांकि उनका उदय तो पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन सिख और जाट भी इसी श्रेणी में आते हैं। जाट, हाँ। जाटों ने दिल्ली, मथुरा, आगरा के आसपास के इलाकों में विद्रोह किया था, खासकर औरंगजेब की नीतियों के खिलाफ। चूड़ामन और बदन सिंह जैसे नेताओं ने जाट शक्ति को स्थापित किया। और सिख? पंजाब में सिखों ने भी मुगल कमजोरी का फायदा उठाया, धीरे धीरे अपनी राजनीतिक और फौजी ताकत बढ़ाई। ये इतने सारे क्षेत्रीय राज्य उभर कर सामने आ गए मुगल साम्राज्य की जगह लेने के लिए। लेकिन क्या ये कामयाब हुए? क्या ये एक विकल्प बन पाए? देखिए, यहीं पर विश्लेषण जरूरी है। ये राज्य अपने अपने इलाकों में तो ताकतवर थे। उन्होंने अपना प्रशासन चलाया, रेवेन्यू सिस्टम बनाए, सेनाएं रखी। हाँ, जैसे आपने बताया, बंगाल में मुर्शिद कुली खान ने सुधार किए, मैसूर ने सेना पर ध्यान दिया। बिल्कुल। लेकिन एक बहुत बड़ी कमी थी। क्या? इनमें आपस में कोई एकता नहीं थी। अच्छा। ये एक दूसरे से ही लड़ते रहते थे। मराठे और निजाम की लड़ाई, मैसूर और मराठों की लड़ाई, निजाम और मैसूर की लड़ाई, राजपूत आपस में लड़ रहे थे। कोई एक होकर नहीं सोच रहा था। मतलब कोई अखिल भारतीय सोच नहीं थी, या कोई कॉमन दुश्मन के खिलाफ एकजुट होने का विचार? बिल्कुल नहीं, कोई ऐसी सोच नजर ही नहीं आती। ये जो राजनीतिक बिखराव था, फ्रेगमेंटेशन, ये 18वीं सदी के भारत की सबसे बड़ी सच्चाई थी शायद। और इसी का फायदा फिर अंग्रेजों ने उठाया होगा? यकीनन इसी बिखराव में, इसी आपसी फूट ने बाहरी ताकतों को, खासकर अंग्रेजों को, यहाँ घुसने का मौका दिया। उनकी फूट डालो और राज करो की नीति इसी माहौल में कामयाब हुई। तो ये राज्य उभरे जरूर। केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने पर क्षेत्रीय ताकतें उभरती हैं, ये तो दिखता है। हाँ, ये पैटर्न तो है। लेकिन आपसी तालमेल ना होने की वजह से ये एक बड़ी चुनौती का सामना नहीं कर सके। बिल्कुल सही। चलिए, अब राजनीति से थोड़ा हटकर समाज और अर्थव्यवस्था को देखते हैं। हाँ। उस वक्त आम लोगों की जिंदगी कैसी थी? क्या ये राजनीतिक उथल-पुथल का असर वहां भी था? असर तो था।
क्योंकि जब लड़ाइयाँ होती हैं, अस्थिरता होती है, तो आम जनजीवन प्रभावित होता है। लेकिन अगर हम सामाजिक ढांचे की बात करें तो वो काफी हद तक वैसा ही बना हुआ था, पारंपरिक। मतलब हिंदू समाज वो वर्ण व्यवस्था में बटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और फिर इनके अंदर भी अनगिनत उपजातियां थीं। और ये जातियां लोगों की जिंदगी को कैसे तय करती थी? हर तरह से, क्या काम करेंगे, किससे शादी होगी, किसके साथ उठना बैठना होगा, ये सब कुछ काफी हद तक जाति से तय होता था। और मुसलमानों में क्या वहां स्थिति अलग थी? इस्लाम तो बराबरी की बात करता है। सैद्धांतिक रूप से तो करता है, लेकिन असलियत में भारत में मुस्लिम समाज में भी विभाजन थे, नस्ल के आधार पर, कबीले के आधार पर, सामाजिक रुतबे के आधार पर। अच्छा, जैसे शरीफ मुसलमान होते थे जो उच्च वर्ग के माने जाते थे, और अजलाफ होते थे जिन्हें निचला माना जाता था। फिर जो लोग धर्म बदलकर मुसलमान बने थे उन्हें भी कई बार बराबरी का दर्जा नहीं मिलता था। तो समाज में विभाजन काफी गहरे थे। शिक्षा का क्या हाल था? क्या लोग पढ़ लिख रहे थे? देखिए, पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था तो थी। हिंदुओं के लिए पाठशालाएं थीं प्राइमरी एजुकेशन के लिए। हाँ। और उच्च शिक्षा के लिए टोल या चतुष्पाठी होते थे, जहां ज्यादातर धर्म, दर्शन, साहित्य पढ़ाया जाता था। और मुसलमानों के लिए? उनके लिए मकतब थे प्राइमरी के लिए, और मदरसे थे हायर एजुकेशन के लिए। वहां भी धर्मशास्त्र, कानून, साहित्य पर ही ज्यादा जोर था। लेकिन यहाँ एक कमी नजर आ रही है। यूरोप में उस वक्त साइंटिफिक रेवोल्यूशन चल रहा था, नई टेक्नोलॉजी आ रही थी। क्या भारत में विज्ञान और तकनीक पर ध्यान था? दुर्भाग्य से बहुत कम। हमारी शिक्षा प्रणाली में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, यहाँ तक कि भूगोल जैसे विषयों पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। तो दुनिया में क्या हो रहा है उसकी खबर नहीं थी, या कह सकते हैं कि उसकी समझ और उसको अपनाने की कोशिश नहीं थी। और ये एक बहुत बड़ा कारण बना कि भारत टेक्नोलॉजी के मामले में यूरोप से पिछड़ गया। ये मेंस के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अर्थव्यवस्था की बात करें, भारत तो हमेशा से कृषि प्रधान देश रहा है। हाँ, 18वीं सदी में भी आधार तो कृषि ही था। ज्यादातर आबादी गांवों में रहती थी, खेती करती थी। लेकिन भारत अपने कपड़ों के लिए, मसालों के लिए भी जाना जाता था, व्यापार भी होता था। हाँ बिल्कुल, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मसाले, हैंडीक्राफ्ट्स, ये सब मशहूर थे। देश के अंदर भी व्यापार होता था और बाहर भी। लेकिन ये जो राजनीतिक अस्थिरता थी, लड़ाइयां थीं, इसका व्यापार पे क्या असर पड़ा? बहुत बुरा असर पड़ा। सोचिए, जब रास्ते ही सुरक्षित ना हो, लूटपाट का डर हो, तो व्यापार कैसे पनपेगा? सही बात है। शासक बदलते रहते थे, उनकी नीतियां बदलती रहती थीं, इससे भी व्यापार में बाधा आती थी। और ये एक और बड़ा फैक्टर था, यूरोपीय कंपनियां। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह। जी, खासकर ईस्ट इंडिया कंपनी, उनका दबदबा बढ़ रहा था। वो धीरे धीरे भारतीय व्यापारियों और कारीगरों को कंपटीशन से बाहर कर रहे थे, उनका शोषण कर रहे थे। तो अर्थव्यवस्था पर भी दबाव बढ़ रहा था। हाँ, दबाव बढ़ रहा था। लेकिन क्या कला, संस्कृति, इस क्षेत्र में कुछ अच्छा हो रहा था? हाँ, कुछ हद तक जरूर। जैसे मैंने कहा कि राजनीतिक शक्ति बिखर गई थी, तो कई क्षेत्रीय केंद्र बन गए थे, और इन केंद्रों पर कला और संस्कृति को राजाओं, नवाबों का संरक्षण मिला। जैसे लखनऊ, अवध के नवाबों के समय में लखनऊ संस्कृति का एक बड़ा केंद्र बन गया। नवाब आसिफुद्दौला ने 1784 में वहां बड़ा इमामबाड़ा बनवाया। आर्किटेक्चर का शानदार नमूना है वो। बड़ा इमामबाड़ा, लखनऊ। हाँ। और पेंटिंग वगैरह? पेंटिंग में कांगड़ा और राजपूताना स्टाइल बहुत फले फूले, बहुत खूबसूरत मिनिएचर पेंटिंग्स बनी इस दौर में। अच्छा। और भाषा और साहित्य में देखें तो उत्तरी भारत में उर्दू भाषा और शायरी का जबरदस्त विकास हुआ। मीर तकी मीर, मिर्जा गालिब, सौदा नज़ीर अकबराबादी, ये सब महान शायर इसी दौर के हैं। वाह, मीर और गालिब। जी। और दक्षिण में तमिल भाषा में सितार कविता जैसी भक्ति और दर्शन वाली काव्य धाराएं भी विकसित हुई। तो मतलब एक तरफ राजनीतिक बिखराव और चुनौतियां थीं, दूसरी तरफ कला संस्कृति में कुछ नई चीजें भी हो रही थीं। हाँ, एक मिलीजुली तस्वीर थी, विरोधाभासी कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर जब हम 18वीं सदी के मध्य में भारत को देखते हैं, ब्रिटिश विजय से ठीक पहले, तो क्या तस्वीर उभरती है? तस्वीर ये उभरती है कि भारत राजनीतिक तौर पर बिखरा हुआ था, सैन्य रूप से कमजोर था और सामाजिक रूप से काफी हद तक ठहरा हुआ था। मुगल साम्राज्य का सूरज डूब रहा था, एक खालीपन छोड़ गया था। हाँ, और उस खालीपन को भरने के लिए कई क्षेत्रीय ताकतें उभरी, लेकिन वो आपस में ही लड़ती नहीं।
बिल्कुल, उनमें ना कोई एकता थी, ना कोई दूर की सोच और ना ही वो आधुनिक सैन्य तकनीक या वैज्ञानिक नजरिया जो उस वक्त यूरोप में आगे बढ़ रहा था। तो पुरानी युद्ध नीतियां, समाज में जड़ता, लीडरशिप की कमी, इन सब ने मिलकर भारत को बाहरी ताकतों के सामने कमजोर कर दिया। हाँ, ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि भारत अपनी अंदरूनी कमजोरियों की वजह से ही ब्रिटिश जीत का शिकार हुआ। सामाजिक पिछड़ापन, वैज्ञानिक सोच की कमी, इन्होंने तरक्की को रोका। और राजनीतिक फूट ने अंग्रेजों जैसी ताकत को यहाँ अपना जाल फैलाने का खुला मौका दे दिया। तो आज की चर्चा से ये तो साफ है कि 18वीं सदी का भारत एक बड़े उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा था। बिल्कुल, एक संक्रमण काल था। मुगल शक्ति खत्म हो रही थी, नई क्षेत्रीय ताकतें उभर रही थीं। इसने एक बहुत ही मुश्किल और अस्थिर राजनीतिक माहौल बना दिया था। और सामाजिक आर्थिक चुनौतियां भी थीं ही। और यहीं पर वो सवाल आता है जिस पर शायद हमें सोचना चाहिए कौन सा सवाल? कि क्या होता अगर उस वक्त के भारतीय शासक वो आपसी झगड़े छोड़कर एक हो जाते। अगर उन्होंने वक्त रहते अपनी सेनाओं को आधुनिक बनाया होता, प्रशासन में सुधार किए होते, तो क्या भारत का इतिहास कुछ और होता? हाँ, क्या तब तस्वीर कुछ अलग होती? ये एक बड़ा सवाल है। ये हमें उस दौर की कमजोरियों और उनके नतीजों पर सोचने को मजबूर करता है। बिल्कुल। अगली बार हम इसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। देखेंगे कि अंग्रेजों ने इन्हीं हालात का फायदा कैसे उठाया और कैसे धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना कब्जा जमाया। जी जरूर। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।